टू दिस साइड आदित्य, हैविंग मोर देन 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये जो आपका बैच होगा, दिस इज योर वीकडे बैच। वीकडे बैच का मीनिंग होता है कि आपकी क्लासेस जो होंगी 4 डेज इन ए वीक होंगी। 4 डेज आपके जो होंगे जनरली वो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड फ्राइडे होंगे। थर्सडे, सैटरडे, संडे बैच आपका ऑफ रहेगा। बैच का टाइम आपका रहेगा 6:30 to 8। अब ये जो बैच है, इस बैच में जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारा डीए कोर्स के भी हो सकते हैं, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, फुल स्टैक, एआई, ये वाले स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर इस बैच में होते हैं। तो पाइथन के रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं, इनमें दो मॉड्यूल्स आपके कॉमन होते हैं। एक आपका एसक्यूएल होता है और दूसरा आपका पाइथन है। तो आपका कोर्स कोई सा भी हो, इन सारे कोर्सेज में ये दोनों मॉड्यूल पहले आपको पढ़ने होते हैं। उसके बाद फिर आपके अलग अलग मॉड्यूल्स स्पेशलाइज्ड वाले स्टार्ट होते हैं, तो बैच फिर आपका उस टाइम पर स्प्लिट हो जाएगा। तो अभी हम ये जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना एसक्यूएल से अपना स्टार्ट कर, ठीक है। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि इस मॉड्यूल की नीड क्या है। अगर ये मॉड्यूल कंप्यूटर साइंस हटा दिया जाए तो कौन सा काम ऐसा है जो आईटी इंडस्ट्री का रुक जाएगा और इसके आ जाने से फिर वो होने लगा। तो उस पॉइंट को पहले समझते हैं सो डैट इसकी नीड क्या है वो हमारी समझ में आएगी, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि आप जब कोई भी वेबसाइट चलाते हैं, वेबसाइट आप बैंक की यूज कर सकते हैं, वेबसाइट आप कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो सकता है उसके लिए चला रहे हैं, आप कोई टिकट बुक करने की वेबसाइट चला रहे हैं या कोई मोबाइल ऐप भी चला रहे हैं। तो बैंकिंग एप्लीकेशन आपकी हो गई या कोई पेटीएम फोन पे जैसी एप्लीकेशंस हो गई। ई कॉमर्स में आपका अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब हो गई आपकी। टिकट बुकिंग में आपका बुक माई शो करके है या आईआरसीटीसी की है या और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इस तरह से और भी हैं हमारे यहाँ पर। सोशल मीडिया एप्लीकेशन होंगे लाइक फेसबुक, ट्विटर वगैरह। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अगर हम इन एप्लीकेशंस को ऑब्जर्व करें तो इन एप्लीकेशंस पे डेटा जनरेट होता है। डेटा जनरेट होता है का मीनिंग है कि मान लीजिए आपने बैंकिंग सर्विसेज यूज करनी है, तो पहले आपने अपना अकाउंट ओपन कराया होगा किसी बैंक में। और जब अकाउंट ओपन हुआ होगा तो बैंक वाले ने आपकी इंफॉर्मेशन को कहीं तो स्टोर किया ही होगा। आपका नंबर क्या है, आपका बैलेंस क्या है, अकाउंट का टाइप क्या है, अकाउंट किस डेट को ओपन हुआ था, अदर इंफॉर्मेशन, पैन कार्ड क्या है, आधार क्या है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बैंक ने रखी होगी। अब बैंक में सिर्फ एक ही यूजर नहीं है, उस बैंक में कई सारे कस्टमर्स हो सकते हैं, सबने अपने अकाउंट ओपन करे हैं। तो सबकी इंफॉर्मेशन को बैंक को कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है, ठीक है। अब अगर हम किसी ई कॉमर्स का एग्जांपल लेते हैं लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो आपने अमेजन को कोई ऑर्डर दिया, तो अमेजन को उस ऑर्डर की डिटेल्स को स्टोर करना होता है। अमेजन का ऑर्डर आईडी क्या है, ऑर्डर प्राइस क्या था, किस डेट को ऑर्डर आया था, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट थे, किस पर क्या रिफंड का ऑफर था, क्या था, वो सारी डिटेल जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट वाले कहीं ना कहीं तो स्टोर हमारा कर ही रहे होंगे। इसी तरह से कोई भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट है या कोई भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टिकट बुक होता है, तो वो भी तो आपकी सारी हिस्ट्री को स्टोर करते हैं कि एज ए यूजर आपने अब तक कितने टिकट बुक कराए हैं, पास्ट बुकिंग्स क्या थी, है ना, किस ट्रेन में आप गए थे, एंड सो ऑन सो ऑन सो। अब द पॉइंट इज कि जितनी भी ये वेबसाइट या जितनी भी ये एप्लीकेशंस हैं, ये जो डेटा जनरेट कर रही हैं, इस डेटा को कहीं तो ये संभाल के रखते होंगे, तो कहीं ना कहीं डेटा को स्टोर करके ही रखते होंगे सो डैट लेटर ऑन उसका यूज किया जा सके। तो अब अगर हम अपने डेटा को स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद हमारे ब्रेन में एक ऑप्शन आ सकता है एक्सेल का, कि शायद एक्सेल फाइल के अंदर डेटा को स्टोर किया जा सकता होगा। तो एक्सेल के अंदर डेटा को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड डेटा को एक्सेल हैंडल शायद उस मैनर में ना कर पाए जितना डेटा मैन्युअली टाइप करके हम एक्सेल में स्टोर कर पाए, उसको वो हैंडल कर सकती है आसानी से। सिंगल वर्ड अगर बोला जाए
तो अगर डेटा का साइज बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो आप एक्सेल में स्टोर करो। अगर डेटा बहुत ज्यादा है आपका, तो एक्सेल की परफॉर्मेंस बहुत पुअर होती है। अभी एक्सेल के अंदर कुछ और भी लिमिटेशंस हैं जो शायद इस तरह के डेटा के लिए बेस्ट सुटेबल नहीं होगा। कुछ एग्जांपल मैं आपको एक्सेल में करके दिखाता हूं। तो अभी हम एक्सेल नहीं पढ़ रहे हैं, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि एक्सेल के साथ कुछ लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से ये सारी एप्लीकेशंस डेटा को एक्सेल में स्टोर बिहाइंड द सीन नहीं करती होंगी। तो पहला जो लिमिटेशन होता है एक्सेल के अंदर, वो ये होता है कि एक्सेल में जब डेटा स्टोर होगा तो वो शीट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। पहली शीट, दूसरी शीट, और कितनी चाहे बना सकते हो। हर शीट में जब डेटा आपका स्टोर होगा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो आखिरी रो भी कोई संख्या होगी उसकी। तो एक अराउंड 10 लाख, 10 लाख कुछ हजार होती है, आप मोटा मोटा 10 लाख कंसीडर कर सकते हो, या इसको 1 मिलियन भी कहते हैं, है ना, 1 मिलियन। तो एक एक्सेल की शीट में जनरली हम 10 लाख रोज तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। उससे ज्यादा का डेटा इसमें आता ही नहीं है। ठीक है। अब अगर आप उससे ज्यादा का डेटा लेकर आएंगे, तो आपको दूसरी शीट बनानी पड़ेगी, और फिर दूसरी शीट में भी आप अपने 10 लाख रोज तक अपने स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब इस तरह से अगर हम एक्सेल फाइल में इस कैपेसिटी का डेटा स्टोर करते हैं, लाखों रोज स्टोर करते हैं, तो एक्सेल की परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाती है। मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, तो अभी आप क्या करते हैं, अभी आपने मान लो यहाँ पर लिख दिया 10, यहाँ लिख दिया मान लीजिए 20, और यहाँ लिख दिया मान लीजिए 30। अब आपको इन तीनों का एवरेज चाहिए, तो आप बस इन तीनों को सेलेक्ट कर लो, और देखो यहाँ पर एवरेज आ गया 20, और तीन वैल्यूज हैं, और सम इनका 60 है। अब अगर ये 3 की जगह 3 लाख होती हैं ऐसे करके, तो जब मैं सेलेक्ट करता, तो सेलेक्ट करने के बाद प्रोसेसिंग होती फील होती है आपके लिए, प्रोसेसिंग बार आपका चलता नजर आएगा, सर्कल घूमता नजर आएगा, उसके काफी टाइम के बाद यहाँ लिख कर आएगा कि ये आपका आंसर है। हम उस लेवल के डेटा पर जनरली काम एक्सेल में करते नहीं, लेकिन जब हम करने जाएंगे तो ये आपको प्रैक्टिकली फील होता है। तो एक्सेल पहली लिमिटेशन है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेबल भी नहीं है, और जितने के लिए वो कैपेबल है, अगर हम उसी लिमिट का डेटा स्टोर करते भी हैं, तो एक्सेल बहुत स्लो हमारा हो जाता है। ये इसकी पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन क्या है वो देखते हैं। दूसरी लिमिटेशन ये है कि अगर हम एक्सेल के अंदर बात करते हैं कि कोई डेटा हमने स्टोर करा, फॉर एग्जाम्पल आप एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कर रहे हो, तो ये एम्प्लॉय की आईडी हो गई, ये एम्प्लॉय का नेम हो गया, और मान लो ये एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, पहले एम्प्लॉय का डेटा हो गया। अब ये दूसरे एम्प्लॉय की आईडी हो गई, और ये दूसरे एम्प्लॉय का नेम हो गया, ये उसकी सैलरी हो गई मान लो। अब द पॉइंट इज कि इस डेटा को अगर हम देखें, तो इस डेटा को देखकर कॉन्टेक्स्ट कैसे पता चलेगा कि आप किस चीज का डेटा स्टोर कर रहे हैं। मैंने कहा एम्प्लॉय का डेटा है, इसको देखकर कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय का नेम है, ये एम्प्लॉय की सैलरी है? कहीं लिखा तो है नहीं मैंने। इसका मतलब एक्सेल हमें फोर्स नहीं करता कि सबसे पहले कॉलम के नाम डिफाइन करो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर डिफॉल्ट कॉलम के नाम ABCD आपके आते हैं। तो आप अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए फिर क्या करते हो, आप अपनी तरफ से एक पहली रो बनाते हो, और उस रो में आप इस तरह से अपने कस्टम आइडेंटिटी के लिए हेडर अपना दे सकते हो, ऐसे कर। अब ये रीडेबिलिटी हो गई, ठीक है। लेकिन एक्सेल हमें फोर्स नहीं करेगा कि भाई ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा करना चाहिए, ये अच्छी बात है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कोई रोकने वाला हमारे लिए नहीं होगा। अब अगली प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आएगी कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये पता करना है कि टोटल एक्सपेंस कितना आता है एम्प्लॉय की सैलरीज पर। तो सैलरी कॉलम में जितनी वैल्यू उनको सेलेक्ट करो, उनका सम आ जाएगा। अच्छा मान लो मैंने यहाँ पर किसी की सैलरी ऐसे लिख दी 40,000। अब बताओ अगर मैं इन तीनों कॉलम को सेलेक्ट करूंगा तो सम कैसे आएगा?
42, यानी कि ऊपर के दो का ही आ रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं बचता। तो अब ये बताओ, कायदे में तो एक्सेल को मना कर देना चाहिए कि आप इसको क्यों लिख रहे हो, आप नंबर लिखो ना, यहाँ पर सैलरी कॉलम में तो नंबर आने चाहिए, आप टेक्स्ट क्यों लिख रहे हो। तो एक्सेल कह रहा है कि ये मेरा काम नहीं है, ये जिस जो एक्सेल चलाने वाले यूजर हैं उनका काम है कि अगर वो ऐसे कॉलम में ऐसी वैल्यू रखेंगे तो मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब अगर मैं चाहूं कि सर ये नहीं होना चाहिए, किसी भी सैलरी कॉलम में सिर्फ नंबर आए, उसके अंदर टेक्स्ट नहीं आने चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में ऐसा नहीं होता, लेकिन आप कुछ एड ऑन करेंगे एक्सेल में तो ऐसा हो जाएगा। अब मैं एड ऑन करके दिखाता। तो मैंने क्या करा, मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट करा और यहां पर डेटा पे गया, और यहां पर एक ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करा, यहां पर लिखकर आया एनी वैल्यू। एनी वैल्यू को चेंज करके मैंने होल नंबर कर दिया। और किस रेंज में चाहिए, हमने कहा 10,000 से लेकर 1 लाख कर दो। तो हमारे यहाँ पर जितने एम्प्लॉयज काम करते हैं सबकी सैलरी 10,000 से 1 लाख की रेंज में, उससे ज्यादा किसी की नहीं है। ठीक है। अब सैलरी कॉलम में जो वैल्यू आएगी वो आपका 10,000 से 1 लाख के बीच में आएगी। उसके अलावा अगर आपने कुछ लिखा तो अब एक्सेल रिजेक्ट कर देगा, मना कर देगा। तो मैंने यहाँ पर मान लो ABCD लिखकर एंटर करा, सर ये तो हो गया, चल ही नहीं रहा है। तो ऑलरेडी आप इस कॉलम को पहले क्या करेंगे, यानी वैलिडेशन आपका सही नहीं लगा, दोबारा करते हैं इसको। इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करिए यहाँ पर, ठीक है, डेटा पे जाइए, डेटा वैलिडेशन, फिर से अब अलाउ होल नंबर बिटवीन ये चलो अब देखते हैं एक बार वैलिडेशन रूल हमारा काम करता है कि नहीं। दिस वैल्यू डज नॉट मैच डेटा वैलिडेशन। आप इसमें न्यूमेरिक डेटा लिखिए, या तो रिट्राई करो या फिर कैंसिल करो। तो अगर आप किसी कॉलम पर इस तरह से रेस्ट्रिक्शन डालना चाहते हैं कि इसमें न्यूमेरिक ही डेटा आए, दूसरा डेटा टाइप का नहीं आना चाहिए, तो यस, एक्सेल के अंदर सपोर्ट होती है, बट इट इज नॉट डिफॉल्ट, इट इज कस्टमाइज। आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके ये आपका हो पाएगा। अब मान लो मैंने सीख लिया, तो सीखने के बाद भी चैलेंजेस क्या आते हैं वो देखना। मैंने क्या करा, इन दोनों वैल्यू को यहां से कॉपी करा और यहां पे जाके पेस्ट कर दिया। यानी कि जो रूल आपने लगाए हैं वो सिर्फ मैनुअली एंटर करेंगे तब काम करेंगे, किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया वो रूल काम नहीं करते। तो सही तो गलत है। अब एक्सेल ने कहा भाई इससे ज्यादा हमारे पास नहीं, इतना ही कर पाएंगे, इससे ज्यादा आप करना तो कोई और सॉफ्टवेयर ढूंढ लो, हमारे यहाँ तो इतना ही है। तो अब एक काम एक्सेल में अभी भी किया जा सकता है, वो ये कि आप एक्सेल में कॉपी पेस्ट ही डिसेबल करो। तो फिर तो हर बार एंट्री मैनुअल करनी पड़ेगी, मान लो कोई बल्क में डेटा आ गया, दूसरी शीट से उठाकर कॉपी पेस्ट करना है तो फिर होगा ही नहीं, फिर मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी, अब वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर आपने मान लीजिए कॉपी पेस्ट इनेबल कर दिया, तो अब इस कॉलम में आपने भले ही कोई वैलिडेशन लगा रखा है, फिर भी कॉपी पेस्ट के अकॉर्डिंग वैलिडेशन जब आप लाएंगे फेल हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू और डाल दी 101। तो कायदे से बताओ क्या एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट हो सकती है, रोल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, अकाउंट नंबर, ऑर्डर आईडी। लेकिन एक्सेल को क्या पता कि आप एम्प्लॉय आईडी स्टोर कर रहे हो, उसके लिए तो कोई वैल्यू आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई एम नॉट सेइंग कि एक्सेल इसको हैंडल नहीं कर सकता, कर सकता है, आपको वही वैलिडेशन लगा के अपना लॉजिक लिखना पड़ेगा, लेकिन कॉपी पेस्ट कर दिया तो फेल हो जाएगा। तो ये चैलेंजेस हैं एक्सेल के अंदर। जब हम एक्सेल में आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे। तो फिर अब सॉल्यूशन बताइए सर हमारे लिए, सॉल्यूशन क्या है। ये सारी जो वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में आपने लिखा, या इस तरह की और भी जितनी होंगी, तो वो सारी वेबसाइट्स फिर हमारा स्टोरेज में किसका यूज करती हैं, एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है जिसका नाम है RDB, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, आपको अपने सिस्टम पर पहले डाउनलोड इंस्टॉल करना होता है, उसी तरह से RDBMS एक सॉफ्टवेयर है, पहले आपको इसको डाउनलोड इंस्टॉल करना होगा, फिर इसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि बैंक वाले, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले, टिकट की वेबसाइट चलाने वाले, अपने सर्वर पे जहां पर ये वेबसाइट चल रही हैं वहां पर उन्होंने RDBMS सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रखा होगा और वहां जाकर डेटा इनका स्टोर होता होगा। तो इस तरीके से
अगर हम सॉफ्टवेयर जनरेटेड डेटा को मैनेज करना चाहते हैं तो मैनेज करने के लिए हम एक्सेल की जगह आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। और ह्यूमन जनरेटेड डेटा, मैनुअली जो टाइप्ड डेटा है, अगर आप उसको मैनेज करना चाहते हैं तो एक्सेल सही है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है ना, क्योंकि आप मैनुअली कितना ही टाइप कर लोगे, जितना टाइप कर सकते हो उतने के लिए एक्सेल हैंडल आसानी से अपना कर लेता है। लेकिन वो रूल का ध्यान रखना, वैलिडेशन रूल के, या कितने कॉलम बना सकते हो, 16,000। एक्सेल की एक शीट में 16,000 कॉलम बनेंगे, उससे ज्यादा कॉलम नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा कॉलम चाहिए तो 2 शीट पर डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो एक्सेल के अंदर हमारे जनरली आ जाते हैं। तो प्राइमरी लेवल पर एक्सेल इज ए गुड सॉल्यूशन, लेकिन एक सॉफ्टवेयर के साथ डेटा जो जनरेट हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए एक्सेल की बजाय हम आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं इस काम को करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि जो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपका डेटा कैसे स्टोर होता है। जैसे एक्सेल के अंदर डेटा शीट्स की फॉर्म में स्टोर होता है, और शीट के अंदर डेटा रो कॉलम की फॉर्म में स्टोर होता है। यानी कि एक्सेल में कभी डायरेक्ट डेटा नहीं आता, एक्सेल के अंदर पहले शीट बनती है और हर शीट के अंदर रो कॉलम की फॉर्म में डेटा आपका आता है। इसी तरह से आरडीबीएमएस के अंदर शीट्स नहीं बनती, यहां पर क्या बनती है, टेबल्स। और टेबल्स के अंदर फिर डेटा आपका रो कॉलम की फॉर्म में आता है। और आरडीबीएमएस अगर हम देखें तो पेटाबाइट तक डेटा हैंडल करने के लिए रेडी है। यानी कि अगर हम एक्सेल की बात करें तो 2 से 5 GB तक का डेटा टोटल अगर आपके पास है तो एक्सेल उसके लिए कैपेबल है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाएगी इतने डेटा पर ही। और अगर आपका डेटा जीबी में है, कई सारे टीबी में है, इवन पेटाबाइट तक आपका डेटा है जो जनरेट हो रहा है, तो वो डेटा आप आरडीबीएमएस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो आरडीबीएमएस के अंदर जो कैपेसिटी है वो पेटाबाइट तक हमारा चली जाती है। ठीक है, और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो एक्सेल से बेटर परफॉर्मेंस हमारी होती है इस टाइप के डेटा पर। ठीक है, चलो अब अगर आपसे कहा जाए कि सर एक्सेल सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था, मतलब है अभी भी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल बनाया था। इसी तरह गूगल की शीट भी है, गूगल शीट यूज कर लेते हैं बहुत सारे लोग ऑनलाइन चलाने के लिए। ठीक है, इसी तरह से आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कई सारी कंपनीज हैं। आप किसी भी कंपनी का आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि एक्सेल फ्री नहीं है, एक्सेल लाइसेंस के साथ यूज करना पड़ता है। और अभी इन्होंने रिसेंटली एक्सेल का प्राइस बढ़ा दिया है। अभी तक एक्सेल का प्राइस कितना था हमारा, एक्सेल का प्राइस था लगभग 490 रुपए पर ईयर 5 यूजर्स के लिए। तो आप कॉन्ट्री कर लो, 100 रुपए साल का पड़ता था, कोई खास दिक्कत नहीं आती थी। अब बढ़ाकर इन्होंने साइज 700 रुपए कर दिया, अभी फरवरी में ही कराया आसपास। अब आप एक्सेल का खरीदोगे तो 5 लोग एक्सेल चला सकते हो 1 साल में 700 रुपए के लिए। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेल के साथ एक ड्रॉबैक ये भी है कि एक्सेल का लाइसेंस लेना पड़ेगा यूज करने के लिए। हम और आप लोग अगर कभी चला लेते हैं तो शायद पायरेटेड वगैरह या कहीं से की लाकर अपना अरेंज करके चला लेते हैं, लेकिन जब कोई कॉमर्शियल एप्लीकेशन के अंदर यूज होगा तो आप पायरेटेड नहीं चला सकते, आपको लाइसेंस वाला चलाना पड़ेगा, या कंपनी ही अलाउ करती हो कि नहीं हम तो ओपन सोर्स हैं, आप यूज करो कॉमर्शियली, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आरडीबीएमएस बनाने वाली कंपनीज हैं, इनमें से कुछ कंपनी के आरडीबीएमएस ओपन सोर्स हैं, हम फ्रीली यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस करने के लिए, अपने एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए। और कुछ कंपनी के जो आरडीबीएमएस है वो लाइसेंस वाले ही चलते हैं। तो ऑब्वियसली जो लाइसेंस वाले हैं उनकी सर्विसेज थोड़ी बेटर होंगी, कस्टमर सपोर्ट उनकी थोड़ी ज्यादा बेटर होगी हमारा। बट एक एवरेज लेवल पर अगर हम काम कर रहे हैं तो हम ओपन सोर्स वाले जो आरडीबीएमएस हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो हमारा आरडीबीएमएस बनाती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट बनाती है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो आरडीबीएमएस बनाती है उसका नाम है MS SQL, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल। ठीक है, आरडीबीएमएस का नाम है इसका। इसके अलावा एक कंपनी और है ओरेकल, ये कंपनी बनाती है जिसका नाम है MySQL। तो एक है MS SQL, एक है MySQL, एस और वाई सिंगल लेटर का डिफरेंस है, और ये दो अलग अलग सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। ठीक है, MS SQL, MySQL। इसी तरह से एक कंपनी है पोस्ट ग्रे ऑर्गेनाइजेशन,
और इसका पोस्ट ग्रे एसक्यूएल नाम से आता है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, इसके आरडीबीएमएस का नाम ये है। इस तरह से और भी मार्केट में आईबीएम भी बनाती है DB2 नाम से, है ना। तो और भी कंपनीज हैं जो बनाती है, इवन ऑरेकल दो दो बनाती है, ऑरेकल ऑरेकल नाम से भी बनाती है, ऑरेकल माई सीक्वल को भी चला रही है अपना। इनमें से अगर हम देखें तो ये दोनों हमारे फ्री हैं, माई एसक्यूएल और पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, ये दोनों आरडीबीएमएस आपके फ्रीली अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोई लाइसेंस वगैरह नहीं लेना है, आप इनका यूज अपने कॉमर्शियल एप्लीकेशन बनाने में कर सकते हैं। ये पेड है आपका, अगर आप इसका यूज करेंगे तो कुछ पेड सर्विसेज हैं जो आपको मिल जाएंगे। जैसे पेड सर्विसेज में क्या मिल रहा है, बैकअप मिल जाएगा। जैसे आपका डेटा MS SQL में गया और कभी आपका सिस्टम करप्ट हो गया तो खत्म, सब कुछ नहीं बचा, तो ये आपको क्लाउड सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। और क्लाउड सपोर्ट कितने के लोगे उसका फिर प्लान होता है, तो इसका जो प्राइस है वो प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसका जो क्लाउड स्टोरेज है वो कितना ले रहे हैं। ये सब ऐसी फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, आप अपने डेटा के खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे। अगर सिस्टम क्रैश हो गया तो आपका डेटा गया, फिर इनके कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो फ्री भी तो दे रहे हैं आपको। तो जो चार्ज ले रहा है ये क्लाउड सर्विसेज का ले रहा है, अदरवाइज कुछ है नहीं इसमें एक्स्ट्रा बरल। तो इस तरह से ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के नाम हो गए। ये नाम हो गए आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के, ये वो कंपनीज हो गई जो हमारा आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर बनाती है। तो वो कंपनीज जो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर बनाती हैं उनको हम वेंडर्स भी कह देते हैं। तो वेंडर एक जनरल वर्ड है, किसी भी इंसान या किसी भी संस्था को वेंडर कहा जा सकता है अगर हम उससे कोई सर्विस लेते हैं या उससे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंडिविजुअल को हम क्या बोल सकते हैं, वेंडर बोल सकते हैं। तो ये वेंडर्स हो गए हमारे जो आरडीबीएमएस बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके, और ये उनके प्रोडक्ट के नाम हो गए कि उन्होंने जो आरडीबीएमएस प्रोडक्ट बनाया उसका नाम क्या रखा, उनका ये रखा। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है डिस्कशन का, वो ये कि जितने भी ये वेंडर्स हैं इन्होंने जो अपने अपने आरडीबीएमएस बनाए, इनको इस तरह से बनाया कि सपोज करिए ये आपका एक लैपटॉप है और इस लैपटॉप पर आपने ये इंस्टॉल कर दिया, मान लीजिए MS SQL फॉर एग्जांपल। अब एक और लैपटॉप है दूसरा, यहां पर मैंने इंस्टॉल नहीं करा, तो क्या मैं यहां से इस वाले लैपटॉप पर इंस्टॉल्ड MS SQL में जो डेटा रखा है वो देख सकता हूं या वहां से निकाल सकता हूं नेटवर्किंग का यूज करके? तो अब पॉइंट इज कि एक लैपटॉप पर कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, क्या नेटवर्किंग का फीचर यूज करते हुए उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल दूसरे लैपटॉप पे किया जा सकता है सो डैट मुझे वहां इंस्टॉल ना करना पड़े? तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्टैंड अलोन या सर्वर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर आपका सॉफ्टवेयर स्टैंड अलोन कैटेगरी का है तो इसका मतलब है जिस लैपटॉप पे चलाना है वहां पर उसको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका सॉफ्टवेयर सर्वर कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आप उसे किसी मशीन पर इंस्टॉल कर दीजिए और उस मशीन को कनेक्ट कर दीजिए दूसरे किसी लैपटॉप से, और दूसरा लैपटॉप भी अब इसको एक्सेस यहाँ पर कर सकता है। तो जितने भी आरडीबीएमएस हैं ये सब सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि इन सब के नाम में लास्ट में मैं सर्वर वर्ड लगा दूं तो ज्यादा सही रहेगा। MS SQL सर्वर, माई SQL सर्वर, पोस्ट ग्रे SQL सर्वर। इसका मतलब ये हो गया कि बैंक ने जब ATM में सॉफ्टवेयर चलाया होगा जहां से हम पैसे निकालते हैं, तो बैंक वाले को जब पैसे हमने निकाल लिए अपने अकाउंट से तो डेटा चेंज नहीं करना पड़ेगा, हमारे अकाउंट में बैलेंस चेंज हो गया हमारा। अब अगर वो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर ATM मशीन के अंदर इंस्टॉल कर दिया गया तो फिर दूसरे ATM को चेंज कैसे मिलेगा? इसका मतलब हर ATM के अंदर आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, किसी एक लोकेशन पर सर्वर पे आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और सारे ATM, सारे स्वाइप मशीन, सारे हमारे जो भी डिवाइसेस हैं, फोन पे, पेटीएम, जितने भी हैं वो सब उसी आरडीबीएमएस से हमारे क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तभी तो सेंट्रलाइज मैनर में डेटा को मैनेज किया जा सकता है। तो जितने भी आरडीबीएमएस हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट आता है डेटा को स्टोर करने का, और उसके लिए हम आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अब इस बात को अगर हम देखें तो कहीं मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ जो,
RDBMS की फुल फॉर्म हो गई रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई हार्डवेयर नहीं है। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स स्टोरेज जीबी टू पीबी, ना गीगाबाइट टू पेटाबाइट, इवन कुछ RDBMS टीबी तक का डेटा, सॉरी टीबी तो इसके नीचे हो गया, टीबी से ऊपर कौन सा होता है, जेटाबाइट, जेडबी, पेटाबाइट, जेटाबाइट, है ना, ये सब इसके आगे के कॉन्सेप्ट हमारे हो जाते हैं। अब देर आर मल्टीपल वेंडर्स फॉर RDBMS लाइक माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का एमएस, एमएस की फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ही है, MS SQL सर्वर ये पेड है। ऑरेकल के एक आता है RDBMS माई SQL सर्वर, वास्तव में ऑरेकल ने ये खुद नहीं बनाया था, बनाया था सन माइक्रो सिस्टम, एक कंपनी जिसने जावा बनाई थी उसने बनाया था। लेटर ऑन सन माइक्रो सिस्टम को परचेज कर लिया ऑरेकल वाले ने, तो अब ऑरेकल के नाम से ये RDBMS हमारा आता है जो ओपन सोर्स है। पोस्ट ग्रे ऑर्गेनाइजेशन एक है, उसने बना रखा है पोस्ट ग्रे SQL सर्वर जो कि फ्री है। इसी तरह से ऑरेकल कंपनी का अपना भी आता है ऑरेकल SQL सर्वर जो कि आपका पेड है। ठीक है, अब RDBMS की कहानी हमारी समझ में आती है। अब बात आती है कि डेटा RDBMS में पहुंचेगा कैसे। तो अगर कोई आपसे पूछे एक्सेल में डेटा पहुंचता कैसे था, तो आप बोलोगे पहुंचने के लिए क्या है, डबल क्लिक करो, एक्सेल का एडिटर ओपन हो जाता है अपने आप और सीधा टाइप कर दो, स्टोर हो गया, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो RDBMS इस तरह से काम नहीं करते कि आपने RDBMS का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, इंस्टॉल करा और फिर इंस्टॉल करने के बाद डबल क्लिक करा और आपके सामने एक स्क्रीन आई और आपने टाइप करना शुरू कर दिया। एक्सेल की तरह RDBMS में डेटा नहीं पहुंचता है। तो फिर कैसे पहुंचेगा, सीखना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये हमारा MS SQL सर्वर है RDBMS। अब मुझे इसमें डेटा पहुंचाना है या यहां से डेटा को निकाल के बाहर लाना है या इसमें डेटा पर कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऐसा करने के लिए इस RDBMS ने हमें एक क्वेरी लैंग्वेज दे रखी है, क्वेरी लैंग्वेज, और हमें वो क्वेरी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। तब उस क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, इससे बात कर पाएंगे। अच्छा, अब अगर हम, सर क्वेरी लैंग्वेज का मतलब क्या है ये समझ में नहीं आया। लैंग्वेज का मतलब क्या है ये पता है, हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उर्दू तमिल पंजाबी। तो लैंग्वेज का मतलब होता है कम्युनिकेशन मीडियम, है ना, एक माध्यम, अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाना, उसकी बातें खुद को समझाना, एक माध्यम को लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो लैंग्वेज किससे बात करने के लिए यूज कर रहे हैं, RDBMS। तो वो लैंग्वेजेस कंप्यूटर साइंस में जो किसी RDBMS से बात करने के लिए यूज होती हैं उन लैंग्वेजेस को क्वेरी लैंग्वेजेस कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसी लैंग्वेजेस जो RDBMS से बात करने के लिए यूज नहीं होती, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस तरह से कंप्यूटर साइंस के अंदर लैंग्वेजेस की कैटेगरी होती है। एक का नाम लिया मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम किसी RDBMS से इंटरेक्ट करना नहीं होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का काम होता है किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, किसी वेबसाइट को डेवलप करना, कोई गेम डेवलप करना। ऐसे काम को करने की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। C++, जावा, PHP, पाइथन, .NET, कॉटलिन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहां पर हम RDBMS से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, RDBMS में डेटा लेकर जाना चाहते हैं, वहां से डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, तो ऐसा करने की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको क्वेरी लैंग्वेजेस कहा जाता है। अब जो क्वेरी लैंग्वेजेस होती हैं ये लैंग्वेजेस हमारा हर RDBMS के लिए अलग अलग होती है। इसका मतलब मान लीजिए आज मैं माइक्रोसॉफ्ट का RDBMS यूज करना चाहता हूं डेटा को मैनेज करने के लिए, तो मुझे इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, साथ में इसकी एक क्वेरी लैंग्वेज है, इसको भी मुझे सीखना पड़ेगा। अब मान लो मैंने मेहनत करके सीख लिया, अब मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने लगा और दूसरे प्रोजेक्ट में मुझे
जो डेटा स्टोर करने के लिए कहा गया वो कहा गया दूसरे वाले आरडीबीएमएस माई एसक्यूएल सर्वर वाले में, एमएस की जगह माई एसक्यूएल सर्वर में कहा गया। अब मैं ही इस पे काम कर रहा हूं, मैं ही इस पे काम कर रहा हूं। समस्या क्या आई कि ये आरडीबीएमएस कह रहा है कि मेरे साथ काम करने के लिए मेरी अपनी क्वेरी लैंग्वेज आती है। तो अब ये जो हमारा यूजर है ये ओवरलोड हो गया, ये बोलेगा अभी तो मैंने एक क्वेरी लैंग्वेज सीखी थी, अब आप एक और क्वेरी लैंग्वेज मुझे सिखा रहे हैं, और सोचो इन फ्यूचर अगर मैंने कोई और आरडीबीएमएस यूज करा अपने किसी और प्रोजेक्ट के लिए तो वो बोलेगा मेरी अपनी क्वेरी लैंग्वेज होती है। आंसर इज यस। तो फिर इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला गया। सॉल्यूशन में क्या चाहिए आपको? हमने कहा हर आरडीबीएमएस अपनी अपनी क्वेरी लैंग्वेज बना रहा है, हर आरडीबीएमएस अपनी अपनी क्वेरी लैंग्वेज ना बनाए, कोई एक ही क्वेरी लैंग्वेज पर सब एग्री हो जाएं। और ऐसा हुआ, और वो क्वेरी लैंग्वेज जो सारे आरडीबीएमएस पे चलती है उसका नाम है एसक्यूएल। यही हमारे मॉड्यूल का नाम है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल का जो पुराना नाम था वो था सिक्वल, SEQUEL। फुल फॉर्म थी इसकी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज इतनी आसान थी कि आपको लगता है जैसे इंग्लिश में कोई बात, कोई सेंटेंस है जो लिखा जा रहा है आरडीबी में से बात करने के लिए। लेटर ऑन जब थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ गई तो इसको लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगने लगा, तो इसको रीनेम कर दिया गया और इसमें से जो बॉबल लेटर्स हैं वो ड्रॉप कर दिए गए, और अब इसका नया नाम क्या हो गया? SQL। तो कुछ लोग आज भी इसे अगर सिक्वल प्रोनाउंस करना चाहें तो गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। तो आप इसका सही नाम है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज है जो कि स्ट्रक्चर डेटा जो रो कॉलम की फॉर्म में आरडीबीएमएस में स्टोर होता है उसके लिए काम करती है। तो अब जो यूजर है उसको अलग अलग क्वेरी लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी, एक ही क्वेरी लैंग्वेज सीखनी है। यही क्वेरी लैंग्वेज यहाँ चलेगी, यही क्वेरी लैंग्वेज यहाँ चलेगी, और जितने भी हैं हर आरडीबीएमएस के अंदर हमारी यही क्वेरी लैंग्वेज काम करती है। तो कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब कोई आपसे बोले कि एसक्यूएल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमने कहा देखो एसक्यूएल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए कॉमन क्वेरी लैंग्वेज टू परफॉर्म डेटा रिलेटेड ऑपरेशंस। किस पर? एक्सेल पे नहीं, किस पर? आरडीबीएमएस। ठीक है, लाइव कौन कौन से ऑपरेशन आप आरडीबीएमएस में कर सकते हो? डेटा को स्टोर करना यानी इंसर्ट करना, डेटा को मॉडिफाई करना, चेंजेस करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को फैच करके लाना, डेटा को फिल्टर करना, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, डेटा में कोई चीज सर्च करके लाना। तो जितने भी डेटा रिलेटेड ऑपरेशंस हैं जो आरडीबीएमएस में डेटा रखा हुआ है उस पर आप करना चाहते हैं, उसको करने के लिए एक ही क्वेरी लैंग्वेज अब मार्केट में चलती है जिसका नाम है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अर्लियर इट वाज नोन एज सिक्वल। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि सर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। हमने कहा ठीक है, अब मुझे ये बताइए इस प्रोजेक्ट का डेटा आपने कहाँ स्टोर किया है? तो वो मुझसे कहता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट के डेटा को स्टोर करने के लिए एसक्यूएल यूज करी है। अब ये बताइए वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है? क्या डेटा को स्टोर करने के लिए एसक्यूएल यूज होती है? हमने कहा नहीं। डेटा को स्टोर करने के लिए कौन यूज होता? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। उस आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में डेटा जाएगा कैसे उसके लिए एसक्यूएल रेस्पॉन्सिबल है। वहां से डेटा आएगा कैसे, लेकिन डेटा रखना, होल्ड करना, डेटा को होल्ड एसक्यूएल नहीं करती। डेटा को होल्ड कौन करेगा? रिपोजिटरी कौन है? एसक्यूएल। वो सॉरी आरडीबीएमएस, वो जगह जहां डेटा आपका स्टोर होता है वो आपका आरडीबीएमएस कहलाता है, ना कि एसक्यूएल कहलाता है। साइंस उसका समझ में आ गया वो कहना क्या चाह रहा है, लेकिन उसके स्टेटमेंट गलत।
तो अगर आपको क्लैरिटी है तो आप सही शब्द बोलिए, सामने वाला इंप्रेस हो सकता है। अगर आप इस तरह के वर्ड बोलेंगे तो सामने वाला सोचेगा यार इन्हें खुद ही नॉलेज नहीं है ना। तो अब जब भी कोई प्रोजेक्ट बनेगा, उसके डेटा को स्टोर एसक्यूएल में नहीं करते हैं, उसके डेटा को स्टोर किसी आरडीबीएमएस में करते हैं। अब वो मुझसे ये कह सकता है कि सर मैंने जो आरडीबीएमएस लगाया है वो माइक्रोसॉफ्ट का लगाया है, एमएस एसक्यूएल सर्वर, या मैंने ओरेकल वाला लगाया है, या मैंने आईबीएम वाला लगाया है। तो ये बात समझ में आती है कि वो क्या कहना चाहता है। ये प्रोजेक्ट का डेटा यहां पहुंचा, यहां से डेटा यहां आया, ऐसा करने के लिए क्या यूज करा गया होगा? एसक्यूएल का यूज करा गया होगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। अब पॉइंट आता है कि सर सॉफ्टवेयर किसका डाउनलोड करें, आरडीबीएमएस का करें कि एसक्यूएल का करें, या दोनों का करना पड़ेगा? तो आंसर आया, एसक्यूएल लैंग्वेज का अपना अलग कोई सेटअप, कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। आरडीबीएमएस का सॉफ्टवेयर ही होगा, वही आपको डाउनलोड करना है, और आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर ही एसक्यूएल लैंग्वेज इनबिल्ट आती है, अलग से उसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। यानी कि कभी भी एसक्यूएल डाउनलोड नहीं होगा, डाउनलोड कोई आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर होगा, और उसी के अंदर आपका एसक्यूएल लैंग्वेज हमारा आती है। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो अपना जो ओपन सोर्स है माई एसक्यूएल सर्वर, वो हम अपना यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। तो माई एसक्यूएल सर्वर समय के साथ साथ अपडेट भी किया जाता होगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार जब ये मार्केट में दिया गया था तब से लेकर आज तक उतना ही चल रहा होगा। हमने कहा समय के साथ तो चेंज हुआ ही होगा, और समय के साथ जब किसी भी सॉफ्टवेयर में चेंज किया जाता है तो उसके लिए हम वर्जन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एंड्रॉयड का वर्जन 14 चल रहा है, आईफोन 16 आ गया, तो ये जो लास्ट में न्यूमेरिक डिजिट हैं ये आपका क्या बता रही है, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसी तरह से माई सिक्वल सर्वर जो आरडीबीएमएस है, इसका जो लेटेस्ट है वो 9.2 चल रहा है। मतलब लास्ट वीक तक ये था, आज 3 हो गया हो तो कह नहीं सकते। तो ये अभी तक इसका हमारा लेटेस्ट है 9.2 वाला। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, पहले अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने से पहले, अगर आपका लैपटॉप विंडोज का है, अगर मैकबुक है, तो जो मैं बता रहा हूं वो रूल नहीं होगा। अगर आप विंडोज मशीन चला रहे हैं, चाहे विंडो 11 है चाहे विंडो 10 है, 7 तो शायद ही किसी पर होगा, अगर किसी का विंडो 7 है तो ये वर्जन नहीं चलेगा, फिर आपको पुराना वर्जन चलाना है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अगर माई सिक्वल का लेटेस्ट वर्जन 9.2 लेकर आए और आपके लैपटॉप में मैसेज आ गया फेल, तो फेल मैसेज अगर आया इंस्टॉल करते समय, इसका मतलब यही है कि आपका जो विंडोज कंप्यूटर है वो अपडेटेड नहीं है। आपको इसका पुराना वर्जन 9.1 या 8 पॉइंट वाली सीरीज डाउनलोड करनी है, फिर आप अपने विंडो पर चलाएंगे तो शायद आपका इंस्टॉल हो जाए। चलो, अब हम मान के चलते हैं आपका विंडो 10 या 11, क्योंकि 99% यूजर कवर हो जाएंगे इसमें हमारे, 1% में मैकबुक वाले आएंगे, 1% में विंडो 7 वाले आएंगे। ठीक है, तो 99% को फोकस करते हैं पहले। तो अब क्या करा हमने, माई सिक्वल सर्वर को डाउनलोड कर लिया अपने विंडोज कंप्यूटर पे। अब इसको हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब इसको जब इंस्टॉल करेंगे तो इसकी एक डिपेंडेंसी होती है। माई सिक्वल सर्वर इंटरनली C++ के अंदर बनाया गया है। तो आपको अपने सिस्टम में पहले क्या करना पड़ेगा, C++ की कुछ लाइब्रेरीज हैं जो पहले आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करनी होंगी, उसके बाद फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैकबुक है तो ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब दोनों चीजें कहां से आएंगी, कैसे आएंगी, उसका लिंक मैं आपको बता दे रहा हूं, और अपने लैपटॉप पर आपको पूरा प्रोसेस जीरो से करके दिखा दे रहा हूं। अभी मेरे लैपटॉप पर कोई भी माई सिक्वल आरडीबीएमएस इंस्टॉल नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा कहां से डाउनलोड होगा, कैसे इंस्टॉल होगा। सेम मैनर में आप अपने एंड पर घर जाकर इसी तरह से करेंगे। क्लास की रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग मैं आपको क्लास के बाद दे दूंगा। इस रिकॉर्डिंग में सब हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप घर जाकर बिल्कुल सेम मैनर में इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले C++ की लाइब्रेरीज को डाउनलोड करेंगे। तो आप ब्राउजर पे जाइए, अपने कोई भी ब्राउजर यूज करिए और यहाँ लिखेंगे डाउनलोड C++ रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे डाउनलोड C++, अपने आप आगे का लिखकर आ जाएगा। तो आप एंटर कर दीजिए और उसके बाद पहला ही ऑप्शन आएगा हमारा लेटेस्ट सपोर्ट C++ की। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के 3 लिंक दिखाई देंगे। तो जिनका विंडोज प्लेटफॉर्म 32 बिट है वो ये वाला यूज करेंगे, जिनका विंडोज प्लेटफॉर्म 64 बिट है वो ये वाला यूज करें। ठीक है, चलो। तो अब इस वाले की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। 32 बिट वाला ये करेंगे, 64 बिट वाला ये करेंगे। अब सर हमें यही नहीं पता हमारा लैपटॉप कितने बिट का है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप अपने कंप्यूटर के दिस पीसी राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर लिखकर आता है सिस्टम टाइप। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेसर होगा उसका X64 लिख कर आएगा, और 32 बिट मशीन होगी तो लिख कर आएगा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पर X64 की जगह X86 लिख कर आएगा। तो X86 आर्किटेक्चर होता है 32 बिट के प्रोसेसर का। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ लिख कर आएगा 32 बिट और यहाँ पर X86। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज में जाके दिस पीसी की आप सिस्टम टाइप में चेक कर सकते हैं कि आपका लैपटॉप कितने बिट का है। ठीक है, चलो। अब हमने यहां से क्या करा, ये लिंक था, इस लिंक को मैंने कॉपी करा, कॉपी लिंक एड्रेस। जो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनको मैंने चैट में शेयर कर दिया है, तो आपको मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग घर जाके करेंगे इंस्टॉल, तो मैं जो ये नोट्स वाली फाइल तैयार कर रहा हूं इसके अंदर मैंने यहां पर लिख दिया, ये आपका हो गया। उसके बाद फिर अब ये मेरे पास क्लिक कर दिया और ये मेरा डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, तो ऑलरेडी मेरे पास है ना, होने देते हैं नहीं तो। अब क्या करेंगे, दूसरा ब्राउजर का टैब ओपन करते हैं और यहाँ टाइप करते हैं डाउनलोड माई सिक्वल 9.4। एंटर करेंगे, पहले लिंक आएगा माई सिक्वल कम्युनिटी सर्वर 9.2। तो माई सिक्वल के बेसिकली 2 वेरिएंट हैं, एक है ओपन सोर्स जिसको बोलते हैं कम्युनिटी सर्वर, एक है पेड वर्जन जिसको बोलते हैं एंटरप्राइज वर्जन। तो अगर यहाँ पर एंटरप्राइज लिखा आएगा तो वो आपको नहीं करना है, पर उसके लिए वो लाइसेंस मांगेगा, फिर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वो उसमें हमें नहीं जानना। उसमें क्या मिलेगा, सर्वर की क्लाउड की सपोर्ट मिल जाएगी, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका फ्री वाला है, इस पर क्लिक करेंगे कम्युनिटी सर्वर वाले पर, और ये आपका प्लेटफॉर्म। अगर आप मैकबुक चला रहे हो तो यहाँ से चेंज कर लेना, मैकबुक सेलेक्ट कर लेना। अगर आप मैकबुक चलाते हो तो आई गेस या तो मैकबुक वाले क्लास में होंगे या विंडोज वाले होंगे, शायद ही कोई तीसरा प्लेटफॉर्म वाला होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो ये इंस्टॉलर का आ रहा है, MSI इंस्टॉलर, अराउंड 119 MB के आसपास है, जो भी है। इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड, तो ये कह रहा है पहले अकाउंट बनाओ ऑरेकल पे। तो हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, नो थैंक्स पर अगर हम क्लिक कर दें तो ये हमारा डाउनलोड हो जाता है। और इसका भी URL मैंने क्या करा, पहले कॉपी कर लिया और जो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनको मैंने चैट में शेयर कर दिया, एज वेल एज जो ये फाइल है इस फाइल में मैंने डाल दिया। तो आप सीधा इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ये पेज खुल जाएगा। यहाँ से अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, आपको बनाने की नीड नहीं है,
आप नो थैंक्स कर देंगे और ये आपका स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। ठीक है, तो आप दोनों सॉफ्टवेयर मेरे पास आ गए। ठीक है, तो आप कोई हमसे बोले कि आप कैसे एनवायरनमेंट सेटअप करोगे, तो एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए पहले मुझे ये लिंक पे जाकर डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद माई सीक्वल को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब इंस्टॉल पहले इसे करेंगे, उसके बाद इसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब अगर आप में से किसी ने पहले पावर बीआई पढ़ा हुआ है या आपने किसी और आरडीबीएमएस पे काम किया हुआ है, तो माइट भी आपके में सी प्लस प्लस का जो लाइब्रेरी सपोर्ट है पहले से हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपने ये नहीं करा और सीधा इसको डाउनलोड करा, डबल क्लिक करा और हो गया, कोई एरर नहीं आई। ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि आपने कभी ना कभी पास्ट में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल कर रखा है जिसमें पहले से सी प्लस प्लस की सपोर्ट आती है। अदरवाइज बेटर है कि आप अपना करें इंडिविजुअली, उसके बाद इसे इंस्टॉल करें, क्योंकि हमें याद ही नहीं होगा कि हमने कभी ऐसा करा है कि नहीं करा है। ठीक है, बराबर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका सपोर्ट है ये वाली, इसको डाउनलोड करेंगे, सॉरी इंस्टॉल करेंगे। तो ये आ गई डीसी रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, एग्री होना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं हमारे पास। इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, यस नो में यस करना है। विंडो 11 में यस और नो की जगह रन और डू नॉट रन लिख कर आता है ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर, तो उसमें रन पे क्लिक कर देना है। सेटअप सक्सेसफुल हो गया, कह रहा रीस्टार्ट कर लो, तो बिना रीस्टार्ट करे भी चेंजेस हमारे आ जाते हैं, और अगर नहीं आएंगे तो फिर करना ही पड़ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमने क्लोज कर दिया, रीस्टार्ट नहीं करा। ठीक, अब जो माई सिक्वल का आप सेटअप लाए थे, इस सेटअप को आपको इंस्टॉल करना है। सिंपली डबल क्लिक करेंगे इस पर, तो अब माई एसक्यूएल, और यहां पर देखो सर्वर भी लिखा हुआ है साथ, माई एसक्यूएल सर्वर, जितने आरडीबीएमएस हैं सबके नाम के साथ सर्वर वर्ड लिखा होगा। ठीक है, और उसके नाम में कहीं ना कहीं एसक्यूएल शब्द भी आता होगा। वो ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी क्वेरी लैंग्वेज के साथ साथ एसक्यूएल जो कॉमन क्वेरी लैंग्वेज है उसको भी सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द आरडीबीएमएस वाले अपने नाम में एसक्यूएल वर्ड कहीं ना कहीं ले ही आते हैं। आपको इससे क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ भाई ये कॉमन क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो ऐसा होता है कि मान लो हमने और आप लोगों ने मिलकर एक आरडीबीएमएस बनाया, और हमें ये लग रहा है कि हमने जो बनाया आज तक कभी बना ही नहीं मार्केट के अंदर, तो आप चाहो तो उसे कॉमन लैंग्वेज जो एसक्यूएल वाली है उसके साथ मत चलाओ, अपनी क्वेरी लैंग्वेज बनाओ। अगर मार्केट को आपका अच्छा लगा तो आपकी बात मानेगा और आपकी क्वेरी लैंग्वेज ही पढ़ेगा वो। लेकिन अगर मार्केट को लगा कि भाई ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो फिर इन्हीं के होकर रह जाएंगे, कल को स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो फिर वो आपका आरडीबीएस यूज नहीं करेगा। तो फिर आप क्या सोचोगे, यार चलो एक काम करते हैं, अपनी क्वेरी लैंग्वेज तो हम ले ही आए, एसक्यूएल को भी सपोर्ट करा देते हैं, तो आप शायद कराना चाहो, या तो फिर कुछ ऐसा बना दो जो अब तक हुआ ही नहीं आज तक, लोग मजबूर हो जाएं आपका आरडीबीएस यूज करें और आपकी क्वेरी लैंग्वेज पढ़े और एसक्यूएल को भूल जाएं फिर। तो ऐसा कर पाओ तो करो, बराबर। हम उस पॉइंट पर नहीं है, जो हो गया है हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नेक्स्ट। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं, टिपिकल, कस्टम, कंप्लीट। तो अब कंप्लीट का मतलब है कि माई सिक्वल सर्वर में जो जो सपोर्ट है इसके अंदर कुछ नेटवर्किंग राउटर वगैरह से रिलेटेड जो सपोर्ट होते हैं, स्विचेस वगैरह जो होते हैं, मतलब सीसीएनए कोर्स होता है, उससे रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो वो सब चीजें भी आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएंगी, मुझे उनकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। हमें एज ए एसक्यूएल डेवलपर अपना प्रैक्टिस करनी है, हमें सीसीएनए कोर्स थोड़ी इसमें यूज करना है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पर कर देता हूं तो मेरा नुकसान दो चीजों का होगा। पहला, एक तो इंस्टॉलेशन का टाइम ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बहुत कुछ आएगा इसमें, और दूसरा मेरा मेमोरी स्पेस भी ज्यादा यूज होगा ना, ज्यादा फाइल मेरे लैपटॉप में स्टोर होंगे फिर हमारे, तो हमें शायद उसकी जरूरत नहीं है। अब कस्टम, कस्टम का मतलब है आप डिसाइड करो क्या क्या चीजें आप इंस्टॉल करना चाहते हैं।
ठीक है, तो ये मैं तब कर पाऊंगा जब मुझे नॉलेज हो कि आता क्या क्या है इसके अंदर। अभी तो मैं सीख रहा हूँ, पहली क्लास है, मुझे खुद नहीं पता इसमें आता क्या क्या है। तो इसका मतलब शायद इस पर भी बहुत ज्यादा काम हम नहीं कर पाएंगे। हम क्लिक करेंगे, अभी पूछ रहा है बताओ क्या चाहिए, ये चाहिए कि ये अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए। तो अब इन सब बातों को छोड़कर हम बैक कर देते हैं और टिपिकल पे आ जाते। टिपिकल का मतलब है जो हमारा कॉमनली यूज्ड फीचर्स हैं, जो हमें एज एसक्यूएल डेवलपर रिक्वायर्ड होते हैं जनरली, वो सब इसके अंदर पहले से ही सेलेक्ट कर दिए गए हैं। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम टिपिकल के साथ ही आगे कंटिन्यू कर जाएंगे। फिर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, यस नो पूछेगा तो यस कर देना है, और रन डू नॉट रन पूछेगा तो रन पे क्लिक कर देना है। अब अगर हम फेसबुक, आईआरसीटीसी, अमेजन, फ्लिपकार्ट में एज यूजर जाते हैं, तो पहले हमारा यूजर अकाउंट बनता है ना, तभी तो आइडेंटिफाई करेगा हम कौन है, हमने लास्ट में क्या ट्रांजैक्शन करी थी। इसी तरह से माई एसक्यूएल आरडीबीएमएस के अंदर आप टेबल बनाकर अपने प्रोजेक्ट का डेटा स्टोर करने जाओगे। अब जिस कंपनी में आप जॉब करते हो, उस कंपनी का ही लैपटॉप है, उस लैपटॉप पर आप भी काम कर रहे होगे, हो सकता है कोई दूसरा एम्प्लॉय भी काम कर रहा हो उस पर। तो अब दूसरा एम्प्लॉय जब उसी लैपटॉप पे काम करेगा, तो वो आपका डेटा नहीं देख लेगा फिर, या आप उसका डेटा नहीं देख लोगे, लैपटॉप तो एक ही है। तो माई सिक्वल क्या कहता है, ऐसा नहीं होगा। हम जो भी यूजर इसे यूज करेगा, उसको पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी माई सिक्वल के अंदर डेटा एंटर करने से पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा माई सिक्वल के अंदर। और ऐसा करने के लिए इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं। इंटरनेट की जरूरत सिर्फ कब तक थी, डाउनलोड करने तक। जब दोनों डाउनलोड हो गए, उसके बाद फिर इंटरनेट की कोई जरूरत हमारे लिए नहीं पड़ती। ठीक है, तो जब यूजर बनाओगे, यूजर का पासवर्ड वगैरह बताओगे, उसके लिए कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं, लोकल सिस्टम पे अपना फर्स्ट क्लास चलेगा। अब यहां पर जब आगे हम देखें, तो यहां पर ऑप्शन आ रहा है माई सिक्वल कॉन्फ़िगरेटर का। तो अब जब हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, तो अगली स्क्रीन जो आएगी वो हमारा यूजर क्रिएट करने की होगी, कि भाई आप यूजर क्रिएट कर रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट जो यूजर क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम ये रखेंगे रूट, ROOT, रूट यूजर। और आपको सिर्फ क्या बताना होगा, इसका पासवर्ड आप क्या देना चाहते हैं, बस वो बता दीजिए। ठीक है, बाकी यूजर का नेम रूट होगा। और अगर आप चाहें कि सर हमारा यूजर और बन जाए, तो हो जाएगी। इंस्टॉलेशन के टाइम पर सिर्फ सिंगल यूजर क्रिएट होगा। अगर आप अदर यूजर क्रिएट करना चाहते हैं, तो रूट यूजर से लॉगिन करने के बाद अदर यूजर आप कितने बनाओ कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि एज, अगर मैं देखूं एज एडमिन कौन बन रहा है, रूट यूजर एज एडमिन इसमें अपना क्रिएट किया जा रहा है, वो बाकी यूजर को कंट्रोल अपना कर सकता है। ठीक है, चलो तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे, तो आगे जो स्टेप पूछेगा यही सब पूछेगा। यस कर दिया, वेलकम टू माई एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेटर, नेक्स्ट कर दिया। ये वो लोकेशन है जहां पर आपका डेटा इनक्रिप्ट होकर स्टोर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। यहां पर हमें कहीं कोई चेंज नहीं करना है, बस एक नॉलेज वाली बात है कि एक लैपटॉप में अगर दो सर्वर चल रहे हैं, तो सर्वर का नाम उनकी पहचान नहीं होती है। हर सर्वर का एक पोर्ट नंबर होता है जो उस सर्वर की पहचान होती है। तो माई सिक्वल सर्वर का जो पोर्ट है वो 3306 बाई डिफॉल्ट होता है। अगर कल को आप कोई और सर्वर लेकर आते हैं और उसका पोर्ट 3306 होता है, तो वो इंस्टॉल नहीं होता, तो आपको उसे बदलना पड़ेगा। तो इस तरह से पोर्ट नंबर किसी भी सर्वर की आइडेंटिटी होती है आपके लैपटॉप के अंदर। ठीक है, बहरहाल हमने यहाँ पर कहीं कोई चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है हमने रूट यूजर बना दिया है। अब जो रूट यूजर है, आप बस क्या बताओ, उसका पासवर्ड बताओ, क्या पासवर्ड आप उसका रखना चाहते हैं। यूजर नेम फिक्स है, रूट रहेगा। ठीक है, तो पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने रूट ही दे दिया लोअर केस। ठीक है, आप कुछ भी दे देना जो आपका मन करे, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि पासवर्ड आप भी रूट रख लेना, कि आप बड़ा पासवर्ड दे दोगे 8 कैरेक्टर का, अल्फा न्यूमेरिक कर दोगे, डिजिट डाल दोगे, स्पेशल लेटर डाल दोगे, फिर भूल जाओगे 10 दिन बाद, भूल ही जाओगे।
है ना। तो बेटर है कि आप सिंपल सा दे दो, इसमें कौन सा हम कोई सेंसिटिव डेटा रखने वाले हैं, प्रैक्टिस तो करनी है अपने। आसान सा दे दो, मैंने आपको बता दी मेरा पासवर्ड रूट है, मैं भूल जाऊंगा आप सब याद दिला दोगे। अगर आपने भी रूट रख लिया होगा, आप भूल जाओगे तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा पासवर्ड रूट है। बराबर। कंफर्म पासवर्ड, फिर से वही दिया, कह रहा है बी करना, कोई बात नहीं चल जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, कोई चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, परमिशन देनी होगी सिस्टम पे, हम लोग डेटा स्टोर कर पाए उसकी। तो मतलब चेंज कहीं कुछ नहीं करना है, सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। इन दो ऑप्शन में से किसी को टिक नहीं करना, ये क्या होते हैं हम पढ़ेंगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर अब क्या कर दिया हमने, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करेंगे तो अब प्रीवियस स्टेप्स में जो जो आपने सिलेक्शन करे हैं वो अब सब अप्लाई हो जाएंगे। कर दो, एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, वेट करेंगे, सारे के सारे एक एक करके अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, RDBMS सॉफ्टवेयर हम माई एसक्यूएल लेकर आए, और माई एसक्यूएल के अंदर यूजर बनाकर डेटा स्टोर किया जाएगा। इंस्टॉलेशन टाइम पर ऑटोमेटिकली रूट यूजर क्रिएट हो गया। अब रूट यूजर से लॉगिन करके हम क्या करेंगे, अपना डेटा स्टोर करने चलेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि एसक्यूएल लैंग्वेज का अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, RDBMS सॉफ्टवेयर के अंदर ही एसक्यूएल का जो भी हमारा फीचर है वो आ गया होगा। अलग से कुछ और अब डाउनलोड करने की जरूरत हमारे लिए नहीं है। अब हमारा सेटअप पूरी तरह से तैयार हो गया, नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे। अब हमें एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू RDBMS में डेटा पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचेगा, तो किसी भी लैंग्वेज में आप या तो लिख सकते हो, या उस लैंग्वेज में आप बोल सकते हो। तो अब हिंदी लिखी भी जाती है, बोली भी जाती है, इंग्लिश बोली भी जाती है, लिखी भी जाती है। क्वेरी लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए बोली नहीं जाती, सिर्फ लिखी जाती है, तो आपको लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आपको डेटा पहुंचाना है RDBMS में तो कुछ लिखो, जिससे RDBMS समझ जाएगा अच्छा आप ये काम करने आए हैं मेरे पास। तो आप कुछ लिखो, तो कहाँ लिखो, लिखने के लिए कुछ तो चाहिए लैपटॉप में। तो जैसे अभी मैं नोटपैड पर कुछ लिख रहा था, तो इस तरह से हमारा माई एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल के जो भी पॉइंट्स हैं उनको लिखने के लिए दो एडिटर दिए गए हैं। एक एडिटर का नाम होता है हमारा कमांड लाइन एडिटर, कमांड लाइन एडिटर, और दूसरा होता है वर्क बेंच एडिटर, वर्क बेंच एडिटर। अब हमने माई सीक्वल का जो इंस्टॉलेशन किया था वो टिपिकल वाला किया था, फुल वाला नहीं करा था, है ना। तो टिपिकल वाले इंस्टॉलेशन में सिर्फ ये वाला आता है, ये वाला नहीं आता है क्योंकि ये हैवी होता है। तो अगर हमें इस वाले एडिटर पे अपना लिखने की प्रैक्टिस करनी है एसक्यूएल को, तो इसको फिर आपको अलग से डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, अभी हम कमांड लाइन एडिटर पे ही एसक्यूएल की प्रैक्टिस करेंगे, और जब अच्छे से हो जाएगी तो वर्क बेंच पे भी काम करना सीखेंगे। ठीक है, चलो। तो अब अभी आपके लैपटॉप में माई सीक्वल इंस्टॉल्ड है, रूट यूजर तैयार है, और ये एडिटर तैयार है। अब आपको बस इस एडिटर को लॉन्च करना है। कैसे करेंगे लॉन्च, तो इसको लॉन्च करने के लिए सर्च बार में जाएंगे, सर्च बार में जाकर टाइप करेंगे माई एसक्यूएल 9.2। जैसे ही आप माई एसक्यूएल लिखेंगे वैसे ही आपका माई एसक्यूएल 9.2 कमांड लाइन क्लाइंट इस तरह से बनकर आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ही आपका ओपन हो जाएगा, आपका ब्लैक एंड व्हाइट ओपन होगा। मैंने कलर कॉम्बिनेशन चेंज करा हुआ है तो डैट पीछे तक स्टूडेंट बैठे तो विजिबिलिटी अच्छी रहे उनकी। आपका बैकग्राउंड ब्लैक होगा और फोरग्राउंड आपका व्हाइट होगा, है ना। तो अब ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, किस बात का पासवर्ड, रूट यूजर का। तो ये जो एडिटर है ये बाय डिफॉल्ट रूट यूजर से हमें कनेक्ट करवाएगा। अदर यूजर से कनेक्ट करने के लिए कुछ और हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो अब रूट यूजर का नाम तो रूट ही है, वो हमसे पूछ ही नहीं रहा है, सीधा क्या पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ। अब मान लो मैंने पासवर्ड गलत दे दिया, दिख तो रहा नहीं है, स्टार स्टार बनकर आ गया।
तो जब मैं माई SQL RDBMS में रूट यूजर से कनेक्ट करना चाहता हूं और पासवर्ड मैंने गलत दे दिया, तो ये मुझे ये नहीं बताएगा कि पासवर्ड आपने गलत दे दिया, ये इनविजिबल हो जाएगा। और हमें ऐसा लग सकता है पता नहीं कोई वायरस आ गया मेरे लैपटॉप में, पता नहीं सही इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। बट इसका फिलहाल पहला मतलब है कि आपका पासवर्ड गलत, वायरस है, इनकम्प्लीट इंस्टॉलेशन है, उसके बारे में बाद में सोचना है। पहले सोचना है कि हो सकता है आपका आपका जो पासवर्ड था वही गलत हो, आपने लिखा है। तो अब मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया और पासवर्ड को सही दे दिया, ROO, वेलकम हो गया हमारा। ठीक है, अब बात आती है कि एक तरफ रखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और एक तरफ रखते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल को हम इंग्लिश के एनालॉजी यूज करके सीखेंगे, चीजें आसान रहेंगी। तब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम सीखना शुरू करें तो सबसे पहले आप वोकैबुलरी सीखोगे। वोकैबुलरी में बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। ही माने क्या होता है, इज माने क्या होता है, वाज माने क्या होता है, डिड माने क्या होता है, डज माने क्या होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। और वोकैबुलरी में जितने वर्ड्स हैं सबका अपना एक प्री डिफाइंड मीनिंग। आप वोकैबुलरी के जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते, और ना ही कोई अपना नया वर्ड इंग्लिश की वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हो। हाँ, आपका नाम सोनू है, मोनू है, तो वो वोकैब का पार्ट थोड़ी होता है, वो तो एक सब्जेक्ट हो गया। किसी जगह का नाम, किसी शहर का नाम, ये वोकैबुलरी थोड़ी कहलाता है, ये तो सिंपल एक नेम हो गया, आइडेंटिटी हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरह से एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर वोकैबुलरी होती है। बहुत सारे वर्ड्स एसक्यूएल के अंदर पहले से ही हमारे बना दिए गए हैं और हर वर्ड का कोई एक मीनिंग होता है। ठीक है, यहां पर उन वर्ड्स के कलेक्शन को वोकैबुलरी ना बोलकर कीवर्ड्स कहा जाता है। तो एसक्यूएल के अंदर क्या होंगे, कीवर्ड्स होंगे। कीवर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जो पहले से ही रिजर्व हैं, आप उनका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। आपको सीखना होगा कि किस वर्ड से क्या होता है। जैसे इंग्लिश में आपने सीखा था ही माने क्या होता है और शी माने क्या होता है, ऐसे ही एसक्यूएल पढ़ते समय आपको कीवर्ड सीखने होंगे कि कौन से कीवर्ड से क्या होता है। अभी हमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब दूसरा, अगर मैंने इंग्लिश में वोकैबुलरी सीख ली तो मैंने कुछ वर्ड्स सीख लिए, अब उन वर्ड्स का यूज करके हम क्या लिखेंगे, वर्ड्स का यूज करके कोई एक सेंटेंस लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा ही इज ए गुड बॉय। अब आपको ये किसने बताया कि पहला वर्ड ये आएगा उसके बाद फिर अगला वर्ड ये आएगा? इन वर्ड्स का सीक्वेंस, ग्रामर। तो क्या होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर। ग्रामर के रूल हो कि प्रेजेंट टेंस होता है कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है कि सेकंड फॉर्म, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बट एक वर्ड है ग्रामर। इंग्लिश के वर्ड्स को अरेंज करने के लिए, सो डैट एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, हमें ग्रामर सीखनी होती है, तब उसको हम लिख पाते। इसी तरह से एसक्यूएल के अंदर जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को आप यूज करते हैं इस तरह से कि वो वर्ड्स मिलकर डेटा इंसर्ट कर दें, या डेटा को डिलीट कर दें, या डेटा को ले आए आपको ला कर दे दें। तो उन वर्ड्स का ऑर्डर होगा, और उन ऑर्डर को लिखने के लिए यहां पर हम शब्द ग्रामर की जगह क्या यूज करते हैं, सिंटैक्स। तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर होती है, उसी तरह से एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, हमारा सिंटैक्स होता है। बात एक ही, चाहे ग्रामर बोलो चाहे सिंटैक्स बोलो। अब इंग्लिश में गणित भी तो होती है। इंग्लिश की गणित मतलब 4+5, तो ये डिजिट इंग्लिश में तो लिखी है, आप ऐसे भी लिख सकते थे 4+5 रोमन में, आप हिंदी में लिख सकते थे। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे डिजिट्स होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए हमारे सिंबल्स होते हैं। इसी तरह से एसक्यूएल के अंदर भी डिजिट चलती, रोमन वाली नहीं, इंग्लिश वाली। क्योंकि लैंग्वेज का नाम पुराना क्या था, सीक्वल, SEQUEL, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के तर्ज पर ही इसको बनाया गया है। तो इसमें डिजिट इंग्लिश की चलेगी, रोमन डिजिट पे काम नहीं होगा, या किसी और
करेक्टर पे डिजिट जो होती है उन पे काम नहीं होगा, डिजिट यहाँ भी होती है। सिंबल, प्लस माइनस कॉमा, ये सब सिंबल यहाँ भी होते हैं। जो कोई ऑपरेशन करने वाला काम करते हैं वो सिंबल यहाँ भी होते हैं। और इन सिंबल्स को एसक्यूएल के अंदर एक टेक्निकल नाम दिया जाएगा, ऑपरेटर्स। क्या होंगे यहाँ पर हमारे? ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे तो ये सब बातें हमें आनी चाहिए, तब जाके इंग्लिश सीख पाओगे। इसी तरह से एसक्यूएल सीखने के लिए ये सारी बातें आपको पहले सीखनी होंगी, तब एसक्यूएल आएगी। अभी किसी को कुछ नहीं आता है एसक्यूएल के अंदर, ये सब हमें सीखना होगा। ठीक है, तो एसक्यूएल लैंग्वेज में ये सारी चीजें आपको मिलने वाली। अब आगे चलते हैं। यहां पर मुझे कुछ लिखना है, क्या लिखना है उसकी बात करेंगे, क्या लिखना है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है वो समझते हैं। एक हाई लेवल पिक्चर आर्किटेक्चर को समझने के लिए हम लेकर आते हैं। ये आपका माई सीक्वल सर्वर है। इस माई सीक्वल सर्वर के अंदर ये आपके यूजर्स होते हैं। ऐसे कई सारे यूजर बना सकते हो। डिफॉल्ट आपका रूट यूजर हो, तो अदर यूजर हो सकता है। ऐसे करके और भी यूजर आप बना सकते हो। अभी हमारे पास एक ही है, रूट यूजर। अब रूट यूजर डायरेक्ट टेबल नहीं बना सकता। कोई भी यूजर डेटा को स्टोर टेबल में करेगा, लेकिन वो टेबल डायरेक्ट नहीं बनेगी। पहले क्या करना पड़ेगा? आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप एक डेटाबेस बनाइए। तो एक यूजर जितने चाहे उतने डेटाबेस क्रिएट कर सकता है। जितने चाहें उतने। फिर हर डेटाबेस के अंदर आप जितनी चाहें उतनी टेबल्स अपनी बना सकते हैं। और फिर हर टेबल के अंदर रो कॉलम की फॉर्म में एक्चुअल डेटा आपका पहुंचेगा। अगर हम 1 घंटे पहले जहां थे उसको रिकॉल करें, तो हम ये कह रहे थे डेटा को स्टोर आरडीबीएमएस में करेंगे। बहुत हाई लेवल पिक्चर थी, बहुत आउटर पिक्चर। अब हमें समझ में आया कि आरडीबीएमएस के अंदर डेटा स्टोर होता है, लेकिन यूजर बनाकर होता है। अब यूजर के अंदर भी डायरेक्ट नहीं होता है, यूजर के अंदर डेटाबेसेस क्रिएट करने होते हैं। फिर किसी डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करनी होती है, फिर जाके टेबल के अंदर एक्चुअल में डेटा आपका स्टोर। तो ये इसका एक आर्किटेक्चर हो गया, जहां पर आप एक्चुअल में डेटा को स्टोर अपने कर रहे हो। सर यूजर तक समझ में आ गया, टेबल भी समझ में आती है, टेबल के अंदर डेटा आता है वो भी समझ में आता है। टेबल की इमेजिनेशन शीट के जैसे कर सकते हो, जैसे एक्सेल की शीट होगी। डेटाबेस की इमेजिनेशन नहीं हो पा रही है ब्रेन को कि डेटाबेस का मतलब क्या है, ये क्यों बनाया हमने, ये समझ नहीं आ रहा है। हमने कहा चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डेटाबेस जो वर्ड है इसकी क्या जरूरत है और ये करता क्या है हमारा। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा रूट यूजर है और डेटाबेस नाम से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सीधा आपको अलाउ किया गया यूजर के अंदर टेबल बनाओ। तो अब मैंने एक टेबल बनाई जिसका नाम ऑर्डर्स कर दिया। मान लो मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ अमेजन का फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर्स नाम की टेबल बनाई। अब ऑर्डर्स टेबल के अंदर मैंने कुछ डेटा स्टोर करना है। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर प्राइस, शिपिंग डेट, समथिंग समथिंग मैंने डेटा स्टोर कर लिया। अब जितने भी अमेजन के ऑर्डर हैं वो सब इसमें स्टोर हो रहे हैं रूट यूजर के अंदर। अब मुझे एक और प्रोजेक्ट पे काम मिल गया, फ्लिपकार्ट के प्रोजेक्ट पे काम मिल गया। अब फ्लिपकार्ट वाला कह रहा है मेरे भी ऑर्डर आते हैं, तब उसके ऑर्डर को मैं इसी टेबल में स्टोर करूं या दूसरी टेबल बनाऊं? दूसरी बनानी चाहिए, ये अलग है वो अलग है। अब फ्लिपकार्ट वाला कह रहा है कि मेरी टेबल का नाम भी ऑर्डर्स रखना। हमने कहा यार ये कैसे रख लें, ऑर्डर्स नाम से तो ऑलरेडी मैंने रख लिया टेबल अमेजन के लिए। अब अगर आप ऑर्डर्स नाम से ही दूसरी टेबल बनाएंगे तो बनेगी नहीं, एरर आ जाएगी। फ्लिपकार्ट वाला कह रहा है नहीं भाई मुझे तो इसी नाम से चाहिए क्योंकि मेरे सारे प्रोजेक्ट में इसी नाम से यूज हो रही है। अब मैं क्या करूं? तो यहां पर मुझे याद आया कि यार
डेटाबेस का कॉन्सेप्ट था। तो मैंने क्या करा, एक डेटाबेस बनाया पहले, और उस डेटाबेस का नाम कर दिया अमेजन। डेटाबेस बन की जगह मैंने अमेजन कर दिया, और अमेजन डेटाबेस के अंदर मैंने ऑर्डर्स नाम की टेबल बना दी। अब जब फ्लिपकार्ट का प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आया, तो मैंने एक दूसरा डेटाबेस बना लिया और उसका नाम कर दिया फ्लिपकार्ट, और इसके अंदर फिर से ऑर्डर्स नाम की टेबल बना ली। तो पॉइंट इज, यूजर के अंदर अगर डायरेक्ट टेबल बनवाई जाती तो सेम नेम की टेबल आप नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम यूजर के अंदर पहले डेटाबेस बनाते हैं, तो एक डेटाबेस के अंदर दो टेबल सेम नेम की नहीं हो सकती, लेकिन अदर डेटाबेस के अंदर सेम नेम की हमारी हो सकती। तो जनरली हम प्रोजेक्ट वाइज डेटाबेस क्रिएट करते हैं। एक प्रोजेक्ट में 10 टेबल हैं। प्रोजेक्ट का नाम, मान लो क्लाइंट है मेरा कोई रेलवे, तो रेलवे नाम से डेटाबेस बना दिया, और उसके अंदर मैंने जितनी टेबल बनाएंगे वो सब उसी के अंदर अपनी बना देंगे। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आता है आपका डेटाबेस का। फिजिकली जब आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो बिहाइंड द सीन आपके लैपटॉप में एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है, उसी नाम से जिस नाम से आपने क्या बनाया था, डेटाबेस। और उस फोल्डर के अंदर आपका टेबल जाके क्या होती है, हमारी स्टोर। तो इस तरह से ये आपका पूरा आर्किटेक्चर है, कैसे आपका माई सीक्वल के अंदर यूजर बनाए जाएंगे, यूजर के अंदर डेटाबेस क्रिएट होगा, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट होगी, टेबल के अंदर डेटा पहुंचेगा। अभी आप मुझे ये बता सकते हो कि अभी हम कहां तक पहुंचे हैं इसमें? अभी हम कहां तक पहुंच गए? माई सिक्वल सर्वर इंस्टॉल्ड हो गया, ठीक है, यूजर बन गया रूट वाला, ठीक है। क्या हमने रूट यूजर के अंदर कोई डेटाबेस बनाया? अभी अभी तक तो कुछ बनाया ही नहीं है। तो हमें कहां से शुरू करना होगा? डेटाबेस बनाने वाले स्टेप से शुरू करना होगा। अब कैसे करेंगे? हमने कहा चलो इस बात को समझते हैं कैसे करेंगे। तो ये जो आपने कमांड लाइन अपना ओपन किया है, माई सिक्वल कमांड लाइन, यहाँ पर कुछ आपको लिखना होगा। जो भी आप लिखोगे उससे आपके एक्शन होंगे। मतलब यहाँ पे कुछ लिखना होगा जिससे डेटाबेस बनेगा, कुछ लिखना होगा टेबल बनेगी, कुछ लिखना होगा टेबल में डेटा पहुंचेगा, कुछ लिखना होगा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो जो भी है वो लिख लिख कर आपको सारे काम करने, ठीक है। अब क्या लिखें उसकी बात करते हैं। तो अब एक कीवर्ड है एसक्यूएल के अंदर जिसका नाम है क्रिएट, हमें उसको यहाँ पर लिखना है, क्रिएट। एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव। अगर किसी का मन कर रहा है तो मन की सुन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सी कैपिटल बनाओ चाहे लोअर में बनाओ, कोई दिक्कत, आप ऐसे कर दो, अच्छा नहीं लग रहा लेकिन सही है। तो एसक्यूएल इज नॉट ए केस सेंसिटिव, लोअर केस अपर केस किसी में लिखो सब में चलता है। क्रिएट एक कीवर्ड है जिसका मीनिंग होता है कुछ भी क्रिएट करना। टेबल क्रिएट करना है, इसी से होगा। डेटाबेस क्रिएट करना है, इसी से होगा। नया यूजर बनाना है, गेस्ट यूजर बनाना है, इसी से बनेगा। जो भी चीज बनानी है माई एसक्यूएल के अंदर, उसके लिए एक ही कीवर्ड है जिसका नाम है क्रिएट। तो क्रिएट का काम होता है कोई भी चीज क्रिएट करना माई एसक्यूएल के अंदर। अब सर आपने कहा क्रिएट टेबल भी बना सकता है, डेटाबेस भी बना सकता है, यूजर बना सकता है, और भी चीजें बना सकता होगा जो अभी हम नहीं जानते हैं। तो फिर ये बनाएगा क्या? हमें इसे बताना पड़ेगा। तो क्रिएट के आगे स्पेस, और स्पेस के आगे जो बनाना चाहते हो उसका नाम। क्या बनाना चाहते हो? डेटाबेस। टेबल बनानी होगी तो टेबल, यूजर बनाना होगा तो ऐसे करके कुछ लिखेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने लिख दिया क्रिएट डेटाबेस। किस नाम से? अमेजन नाम से, फ्लिपकार्ट नाम से, या डेटाबेस 1 नाम से, डेटाबेस 2 नाम से। तो तीसरा जो वर्ड आएगा वो होगा डेटाबेस का नाम क्या रखना चाहते हो। अब तक आपने ये बताया कि आप डेटाबेस बनाने में इंटरेस्टेड हो, अब ये बताओ किस नाम से बनाने में इंटरेस्टेड हो। तो डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। तो मैं जनरली क्या प्रैक्टिस फॉलो करता हूं, जैसे आपका बैच चल रहा है, तो आपका जो बैच टाइम है उसके नाम से मैंने डेटाबेस बना दिया, ताकि मुझे याद रहता है कि आपके वाले बैच में इस डेटाबेस के अंदर टेबल रखी है। दूसरा बैच पढ़ा रहा हूंगा तो उसकी टेबल को मैंने उसके डेटाबेस में स्टोर करा होगा, इससे काम मेरा आसान होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 6:30 PM नाम से क्या बना दिया, डेटाबेस बना। तो ये डेटाबेस का नाम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जब मैंने ये पूरा लिख दिया, तो इस पूरे को हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते थे, सेंटेंस। ही इज ए गुड पर्सन, सेंटेंस हो गया। इसी तरह से एसक्यूएल के अंदर अगर हमने किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ वर्ड्स को अरेंज करके लिखा है,
तो इस लिखे हुए को हम तीन नाम से जानते हैं। इसी को बोलते हैं क्वेरी या कमांड, ज्यादा लोग इसे कमांड कहते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट। तो अब इंटरव्यूअर मुझसे क्या पूछेगा, डेटाबेस क्रिएट करने की क्वेरी क्या होती है। आप बताएंगे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है डेटाबेस क्रिएट करने की कमांड क्या होती है, बात एक ही है, तो यही बताना है। तो आपसे बोलेगा डेटाबेस क्रिएट करने का स्टेटमेंट क्या होता है, यही होता है। इंग्लिश में सेंटेंस, एसक्यूएल में इन तीनों में से कोई भी वर्ड बोल सकते हो लिखे हुए को। अब इंग्लिश में जब कोई सेंटेंस आप कंप्लीट करते हो तो उसके आगे जनरली हमें क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप, ये जताने के लिए कि ये सेंटेंस खत्म हो गया है। अब इसके आगे अगर आएगा तो दूसरा सेंटेंस आएगा। इसी तरह से एसक्यूएल के अंदर कोई क्वेरी अगर आपकी कंप्लीट हो गई है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कंप्लीट हो गई है, और यहां पर फुल स्टॉप की जगह पर सेमी कॉलन का यूज किया जाता है, सेमी कॉलन। इस तरह से हम क्या बोलेंगे कि हमने क्रिएट कमांड लिखी, या क्रिएट क्वेरी लिखी, या क्रिएट स्टेटमेंट लिख दिया, डेटाबेस बना। अच्छा, अब सर एक पॉइंट और, आपने जो भी लिखा, तो आप इंसान हैं, आपसे गलती हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक तो हो ही सकती है, छोटा बड़ा माफी है, लेकिन स्पेलिंग तो सही लिखनी पड़ेगी, या कुछ भी स्पेलिंग लिख दें। मैंने कहा स्पेलिंग तो सही लिखनी पड़ेगी। मैंने ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, तो और ये शुरू में यहाँ बीच में लगा दिया, तो सर जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, ऐसी एसक्यूएल के अंदर क्या होगा, सिंटैक्स होगा। सिंटैक्स में पहले क्रिएट कीवर्ड आता है, फिर स्पेस आता है, फिर डेटाबेस कीवर्ड आता है, फिर स्पेस आता है, फिर जिस नाम से बनाना है वो नाम आता है। तो कौन चेक करेगा, कोई तो होगा जो चेक करेगा। तो जो भी हम एसक्यूएल क्वेरी कमांड लिख रहे हैं और जैसे ही एंटर करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है एसक्यूएल इंजन। इस एसक्यूएल इंजन कंपोनेंट का काम होता है हमारी लिखी क्वेरी में गलती को ढूंढना, और अगर क्वेरी में कोई गलती नहीं है तो फिर इस क्वेरी का जो एक्शन है उसको परफॉर्म कर देना, मतलब इसको रन कर देना। अब जैसे मैं एंटर करूंगा, पहले क्वेरी हमारा चेक होगी गलतियों के लिए। गलतियों के लिए क्वेरी चेक होना वर्ड होता है कंपाइल होना। कंपाइल होने का मतलब है गलतियां चेक करना, सिंटैक्स एरर आपकी कोई है कि नहीं वो आपकी चेक करना। सब कुछ ओके तो फिर आपका लिख कर आ गया क्वेरी ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने गलत लिख दिया होता, क्रिएट डेटाबेस, कुछ भी नाम से डेटाबेस बना देते हैं। लेकिन सर डेटाबेस का नाम तो आप दे सकते हो जो आपका मन करे, स्पेलिंग तो सही लिखो पहले अपनी। क्रिएट की स्पेलिंग सही नहीं है आपकी, देखते हैं क्या होता है। एरर क्या आ रही है, सिंटैक्स सही नहीं है आपका। इसका मतलब हम सही लिखेंगे तभी चलेगा, गलत लिखेंगे तो इस तरह से एरर आनी हमारी शुरू हो जाएगी। और ये कौन कर रहा है, एसक्यूएल इंजन। ये कहाँ है, आरडीबीएमएस के अंदर। कब आया, जब हमने आरडीबीएमएस इंस्टॉल करा, उसी के अंदर एसक्यूएल इंजन हमारा आ चुका है। एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, कहीं दिख नहीं रहा है हमारे लिए, बस ब्रेन के अंदर रखना है कि हाँ ये कोई होता है जो गलतियां ढूंढता है हमारा। ठीक है। अब सर मान लो मैंने सही कर दिया, बन गए। कितने डेटाबेसेस क्रिएट हो गए हमारे अब तक, दो। एक 630 PM नाम से और एक कुछ भी नाम। चलो, अब किस पर काम करना चाहते हो वो हम डिस्कस करते हैं। अब मान लो सर आज इतना ही करना है, कल आगे करेंगे। एग्जिट, एडिटर आपका एग्जिट कमांड से एग्जिट हो जाएगा, और अदरवाइज क्लोज बटन आता ही है कोने पर, उसे क्लिक कर दो, हो ही जाएगा क्लोज। ठीक है। अब आज की रिकॉर्डिंग और ये जो नोट्स वाली फाइल जो बनाई है मैंने, ये सब चीजें आपके पास पहुंचेंगी एक ग्रुप पर। तो हमारा जो ग्रुप है वो फेसबुक पर, इंस्टा पर या व्हाट्सएप पे नहीं है। हमारा ग्रुप गूगल की एक एप्लीकेशन है क्लासरूम, उस पर बनाया गया है। तो इस ग्रुप में आप ज्वाइन आज हो जाएंगे। ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करेंगे अपना नाम। एडमिशन लेते समय आपको स्टूडेंट आईडी बताई गई होगी, वो आपको आपकी जीमेल आईडी बतानी है। ट्रेनर का नाम, मेरा नाम बताना है, आदित्य कुमार। मॉड्यूल आपका एसक्यूएल है, टाइम आपका 6:30 PM। जब आप ये सारी डिटेल इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे, और जब हम आपका मैसेज चेक कर लेंगे, दो ब्लू टिक आ जाएंगे,
तो फिर आपको आपकी जीमेल आईडी जो आपने बताई है वहां पर एक मेल रिसीव होगी। वो मेल इनबॉक्स में भी हो सकती है, स्पैम में भी आ सकती है, चेक कर लेना। और उस मेल पे जब आप क्लिक करोगे, जो इस वाले एड्रेस से आई होगी, उसमें एक बटन आएगा एक्सेप्ट इनवाइट, और जैसे उस पर क्लिक करोगे आप इस क्लासरूम ग्रुप में ज्वाइन हो। वो बटन क्लिक तब होगा जब आपका गूगल पे कोई अकाउंट है और आप जिस डिवाइस पे मेल ओपन कर रहे हो, है ना, वहां पर आपका क्लासरूम ऐप इंस्टॉल्ड, अगर नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। तो इसको आप अभी आज ज्वाइन कर लेना, मैसेज कर देना, ज्वाइन हो जाएंगे। कल मैं आपको क्लासरूम से रिकॉर्डिंग डाउनलोड कैसे करते हैं, वहां पर आपको यूज कैसे करना है, वहां पर कोई क्वेरी रखनी है तो कैसे रखनी है, कल मैं आपको ये पूरा सिखा दूंगा। चलिए फिलहाल आज इतना ही, कल मिलेंगे 6:30। रिकॉर्डिंग से देखकर सारे स्टेप्स मैंने बताए थे इंस्टॉलेशन के कंप्लीट कर लेने हैं। कल जब क्लास में आएंगे तो लैपटॉप लेकर आएंगे, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे।